हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सीडीपी की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। एक साइड हम थ्योरी करवा रहे हैं और सेकंड साइड हम उनकी पीवाईक्यू सीरीज करवा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये हम लोग जो सीटेट के ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर आए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो पेपर है आज का, ये 16 दिसंबर 2021 को हुआ था। जब से आपके ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुए थे तो फर्स्ट पेपर आपका ये हुआ था। ठीक है ना। तो आज हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बोला था कि आपको प्रीवियस ईयर 100% करके जाने हैं, क्योंकि पैटर्न सेम होता है, सेम कंसेप्ट होते हैं, लिमिटेड कंसेप्ट होते हैं। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए ना, तो भी आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको क्लासेस टाइम पर मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए, कल भी एक क्वेश्चन आया था, तो देखिए इसको डिस्कस करते हैं। यानी कि विकास की जो प्रोसेस है ना, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज यूनिट डायमेंशनल इन नेचर। मैंने कल आपको बताया था कि जो विकास है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, यूनि डायमेंशनल नहीं होता है, क्योंकि आपकी हेरिडिटी का, आपके एनवायरनमेंट का और भी काफ़ी फैक्टर हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना। तो ये गलत हो गया। इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाई हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। मैंने आपको बताया था कि जब भी ओनली आ जाए ना, तो वो स्टेटमेंट सही हो ही नहीं सकती। बस सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी का रोल थोड़ी ना होता है, आपके एनवायरनमेंट का भी तो इफेक्ट होता है ना। तो गलत हो गया। आगे है, देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी क्या है, सही है, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी तो होती है डेवलपमेंट के अंदर। भाई हर बच्चा कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, लेकिन सबका विकास तो होता है ना। ठीक है, कोई किसी स्टेट से है, लैंग्वेज अलग है, तो डाइवर्सिटी तो है ना, लेकिन डेवलपमेंट तो सभी का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर। फिर ओनली आ गया, तो हमारा ये भी गलत हो गया। भाई सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के ऊपर डिपेंड थोड़ी ना है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन। देखिए, मैंने आपको बताया था जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, उसके अंदर होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है। ठीक है, डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। मैंने इस चीज़ के बारे में आपको बताया था, आउट ऑफ बॉक्स आप सोचें। ठीक है, यानी कि आप खुलकर सोच रहे हैं, जहाँ पे आपको किसी चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों चीज़ों के बारे में पता होता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है ना। तो अब देखिए आप, फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज यूजुअली ईट एंड वाई। यानी कि जो तटीय क्षेत्र पर जो लोग रहते हैं ना, वो अक्सर क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। ठीक है, इस चीज के बारे में बताइए। नेक्स्ट है, नेम 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखिए ये गलत हो जाएगा, क्यों, पर 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया बताने वो आप बता दोगे, ये तो एक मेमोरी का क्वेश्चन हो गया ना, यानी कि याद करने का क्वेश्चन हो गया ना। आप रट कर बता दोगे कि भाई 10 स्टेट ये हैं, तो इसमें तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। राइट टेबल्स फ्रॉम 2 to 10, भाई इसके अंदर भी नहीं है, क्योंकि ये भी आप बता दोगे रट कर, याद कर सकते हो इस चीज को, टेबल्स को। नेक्स्ट है, मेमोराइज एंड रिसाइट द गिवन पोएम। भाई वही है, पोएम को याद करना है, रटना है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर नंबर फर्स्ट। यानी कि जहां पे आपको सोचना पड़े कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और ये हर इंडिविजुअल अलग अलग सोचेगा, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिट emphasize विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। देखिए ये चीज मैं आपको डेली बोलता हूँ, मैंने जब भी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ या थ्योरी करवाता हूँ ना, और कहीं पे भी इस बात के बारे में जिक्र आता है, तो मैं 100% बताता हूँ। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जो स्टेजेस है ना, ये किसने दी है, स्टेजेस उन लोगों ने दी है जो डेवलपमेंट को क्या मानते हैं, डिसकंटिन्यूस मानते हैं। ठीक है ना। मैंने हमेशा आपको बताया स्टेजेस उन लोगों ने दी है जो डेवलपमेंट को क्या मानते हैं, डिसकंटिन्यूस मानते हैं। तो यहीं पे देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए, उन चीज़ों को आपके माइंड में वो चीज़ें सेट होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए इसने यहाँ पे क्या पूछा, स्टेज थ्योरी। यानी कि जो स्टेज थ्योरी है ना, यानी कि हर जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या देता है, स्टेज देता है। ठीक है। तो जो स्टेज देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, वो क्या मानते हैं, क्या सोचकर वो स्टेजेस को देते हैं। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था, जो भी इंसान स्टेज देगा वो डेवलपमेंट को क्या मानेगा,
डिसकंटिन्यूअस मानेगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रंस एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। यानी कि एक बच्चा है वो स्कूल के अंदर है, ठीक है, या स्कूल में वो सीख रहा है, तो वो किन किन कारकों से प्रभावित होता है, क्या क्या कारण होते हैं जिनसे वो प्रभावित होता है, ठीक है। भाई सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, भाई होता है, भाई बच्चा घर से आया है ना, तो उसका इफेक्ट तो फैमिली का इफेक्ट तो बच्चे पर होगा, उसके माइंड में चीजें तो चलेंगी, ठीक है। पीयर्स रिलेशंस, यानी उसके जो समकक्षी हैं उनके साथ उसका रिश्ता रिश्ता कैसा है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है कल्चरल वैल्यूज, यानी इसका भी पड़ता है, ठीक है ना। आपकी संस्कृति का, आप कहाँ पे रह रहे हो, कहाँ पे नहीं रह रहे हो, इन चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है ना। सेल्फ स्टीम ऑफ द चिल्ड्रन, भाई इस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू। देखिए मैंने आपको बताया था जीन पियाजे की कितने स्टेजेज हैं, 4 हैं। सेंसरी मोटर स्टेज है, सबसे फर्स्ट है सेंसरी मोटर, ये मैंने आपको बताई थी 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है। फिर ऑपरेशनल थी जिसको मैंने बताया था कितनी, 7 से 11, और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल थी जो आपकी 11 प्लस के लिए मैंने बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना, उनमें निम्नलिखित में से बच्चा क्या चीजें कर पाता है, ठीक है। देखिए रिवर्सिबल थिंकिंग है, ये नहीं हो सकता। भाई बच्चा कब सोच पाता है रिवर्सिबल थिंकिंग, जब काफी बड़ा हो जाता है तभी सोच पाता है ना। तो अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में तो नहीं सोच पाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर बच्चा बोलेगा अब मेरे को स्कूल आने का रास्ता तो पता है लेकिन वापस जाने का रास्ता नहीं पता है, अगर मैं घर कैसे जाऊं, ठीक है। यानी कि वो रिवर्सिबल नहीं सोच पा रहा। मैंने थ्योरी के अंदर इस चीज का एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन भी बच्चा काफी बड़ा हो जाता है तब कर पाता है, 2 से 7 साल का बच्चा तो नहीं कर पाता ना। कंजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो वॉल्यूम का एग्जाम्पल दिया था, वो भी नहीं कर पाता बच्चा। तो हमारे पास ऑप्शन बचा क्या, मेक बिलीव प्ले, ठीक है। अब मेक बिलीव प्ले होता क्या है, आप याद रखिए जो मेक बिलीव प्ले है ना, ये कब आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए मेक बिलीव प्ले का मतलब होता है जो बच्चा होता है ना, वो अपने माइंड में एक थिंकिंग बना लेता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम बच्चे के हाथ में जब बच्चा खेल रहा है, हम क्या करते हैं, बच्चे के हाथ में है ना कोई भी कार्डबोर्ड दे दिया, कोई लकड़ी का टुकड़ा दे दिया जो चारों तरफ से चौकोर है, ठीक है ना, यानी कि स्क्वायर शेप के अंदर है, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा उस चीज को क्या समझने लगेगा, गाड़ी समझने लगेगा, उसको आराम से चलाने लगेगा। यानी कि हम बच्चे को खेलने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं ना, तो बच्चा क्या करता है ना, उस चीज को अपने माइंड में सेट कर लेता है, ठीक है। वो एक्चुअल में तो कुछ और है वो वस्तु, लेकिन वो समझता उस वस्तु को कुछ और है। जैसे उसने लकड़ी को क्या समझा, एक गाड़ी समझा, और उससे आराम से अपने आप ही खेलने लग गया, ठीक है। आपने उसके हाथ में जैसे किचन के जो बर्तन होते हैं वो दे दिए, ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, उनसे अपने माइंड में एक इमेजिनेशन बना लेता है, ठीक है ना, और वो उसी के अकॉर्डिंग उनसे खेलने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं मेक बिलीव प्ले, ठीक है ना। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ए यंग चाइल्ड कैन इंगेज इन सिंबॉलिक प्ले but cannot as yet take perspective of another person and become easily upset by events he and she cannot control। देखिए यहाँ पे जो बता रहा है ना, एक बोलता है कि बच्चा है ना वो किस में है, सिंबॉलिक प्ले है ना, वो करने के अंदर यानी कि उसमें इंगेज है, यानी कि कर सकता है। लेकिन क्या करता है, जब भी वो ऐसी सिचुएशन आती है ना जो उससे हैंडल नहीं होती, तो वो क्या हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, ठीक है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये किस लेवल के अंदर होता है, देखिए ये होता है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। अगर आपको याद हो, मैंने वहां पे 2 स्टेजेस, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर भी मैंने क्या बताई थी, 2 स्टेजेस बताई थी। एक बताई थी सिंबॉलिक प्ले और एक बताई थी मैंने इंस्ट्यूटिव प्ले, ठीक है ना। तो सोचने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर नंबर बी। आप वहां पे जाके उस थ्योरी को रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। वहां पे मैंने हर वर्ड के बारे में लिखा है और हर वर्ड को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है ना। तो आपको उन नोट से बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। आगे देखिए, द कोलबर्ग मॉडल ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हिंज की जो थ्योरी बताई गई थी या जो स्टोरी थी उसके अकॉर्डिंग बच्चों से या हर एज के इंसान से क्या पूछे गए थे, क्वेश्चंस पूछे गए थे, और उस बेस पर कोलबर्ग की थ्योरी बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो कोलबर्ग की जो मॉडल है ना मोरल डेवलपमेंट, उसके विशेषताएं क्या थी। देखिए
स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। देखिए तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा अगर आपने उन नोट्स को बार बार रिवाइज किया, जैसे मेरे क्लिक कर गया। भाई मैंने वहां पे आपको बताया था अगर कोलबर्ग के अकॉर्डिंग पूछते हैं ना, तब तो आप इस चीज को राइट करना। अब मोरल डेवलपमेंट क्या होते हैं, यूनिवर्सल होता है नेचर के अंदर। भाई मोरल डेवलपमेंट के बारे में कोलबर्ग ने बोला था कि आप कहीं पे भी चले जाइए पूरी धरती के ऊपर, ठीक है, पूरी अर्थ के ऊपर, पूरे संसार में, दुनिया में, आप कहीं पे भी किसी भी कोने में चले जाइए, आपकी जो स्टेजेस होंगी ना मोरल डेवलपमेंट की, वो क्या होंगी, यूनिवर्सल होंगी नेचर के अंदर। यानी कि सब जगह के जो लोग हैं ना, उनका जो मोरल डेवलपमेंट है ना वो एक जैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज प्रूव हुई थी गलत। लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर कोलबर्ग के अकॉर्डिंग पूछे ना, तो इस चीज का आंसर हमें क्या देना है, सही देना है। ठीक है, तो आगे हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूं बार बार उन नोट्स को रिवाइज कीजिए और एमसीक्यू आपको 100% करके जाने हैं। ठीक है ना, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट शुड बी यूज्ड फॉर। देखिए हम पढ़ चुके हैं लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के, तो मैंने अलग से क्वेश्चंस भी कराए हैं 100+। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट शुड बी यूज्ड फॉर, किसके लिए, बट टीचिंग एंड असेसमेंट। टीचिंग ओनली, ओनली आ गया, गलत हो गया। असेसमेंट ओनली, ये भी गलत हो गया। असरटेनिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस, ये तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, टीचिंग एंड असेसमेंट। यानी कि आपकी टीचिंग के अंदर भी और आपके आकलन के अंदर भी क्या होता है, जेडपीडी का रोल होता है, और ये चीज सही भी है। ठीक है ना भाई, जब जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, वहां से हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, अब बच्चा किस तरह से सीख पा रहा है, कितना सीख पा रहा है, इसी चीज को देखते हैं ना हम। बच्चे का असेसमेंट ही तो करते हैं ना, अब कितना तो वो खुद के अकॉर्डिंग सीख पाता है और कितना वो दूसरों की हेल्प से सीख पाता है, जिसको हमने स्कैफोल्डिंग बोला था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। आगे देखिए, ए टीचर गिव्स ए हाफ डन एग्जाम्पल टू ए चाइल्ड वाइल टीचिंग ए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि जो एक टीचर है ना, वो एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन दे रहा है क्लास के अंदर, तो क्या कर रहा है, बच्चे को है ना हाफ बता दिया क्वेश्चन, अब भाई ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, आगे आप खुद करो। ठीक है ना, यानी उसने क्या दिया, बच्चे को हिंट दिया, बच्चे को क्लू दिया। ठीक है ना, तो इसने पूछा कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की ये कौन सी टर्म है या स्ट्रेटेजी है, इसका नाम क्या है, तो वो क्या है, स्कैफोल्डिंग है। हम काफी बार पढ़ चुके हैं इस बारे में। अगर जब बच्चे को हम क्या देते हैं, हिंट देते हैं, क्लू देते हैं, तो उसकी हेल्प कर रहे हैं ना, तो किसके अंदर आता है, आपकी स्कैफोल्डिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए, द क्लासरूम एनवायरमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड। देखिए इसने पूछा है कि जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है ना, वो निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण को नहीं दर्शाता। यानी कि आपको प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में पता होना चाहिए। अगर प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम है ना, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए सारी की सारी पॉजिटिव चीजें आएंगी जो बच्चे को क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी या बच्चे के लिए हेल्पफुल होंगी, वो सारी चीजें प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर आती है। ठीक है, टॉपिक मैं करवा चुका हूं, वहां पे जाइए आप थ्योरी के अंदर और बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए। प्लेलिस्ट में जब जाएंगे ना, वहां पे आपको थ्योरी क्लासेस की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो वहां से आप बार बार थ्योरी को रिवाइज कीजिए, और अगर नोट्स हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से नोट्स को डाउनलोड कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ऑप्शंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ ए फियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट। भाई ये चीज सही है। भाई हमें जब जो हमारी प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसमें डर का माहौल थोड़ी ना रखना है, हमें तो डर मुक्त माहौल रखना है ना, ताकि बच्चा आराम से पढ़ पाए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग, ये भी ठीक है। भाई मैंने आपको बताया ना, हर चीज के अंदर किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, बच्चे की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो ये चीज भी हमारी क्या है, सही है। नेक्स्ट है असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर। भाई ठीक है, ये भी बात कहीं ना कहीं क्या है, सही है हमारी। भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो लर्नर्स के बीच में है ना, और हम क्या कर रहे हैं, उनको आपस में मिला रहे हैं, सामंजस्य बिठा रहे हैं उन चीजों के बीच में। ठीक है, तो ये चीज भी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर। नहीं, ये चीज थोड़ी ना है भाई, उसको जो टीचर है वो कंप्लीटली क्या डिसिप्लिन थोड़ी ना करता है क्लास को। ठीक है, वहां पे तो बच्चे को छूट दी जाती है ताकि आप बच्चा क्या कर सके, अच्छे से सीख सके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। आगे देखिए, it is important that the teacher does not segregate children into fixed group based upon intelligence quotient। ठीक है, as देखिए इसने यहाँ पे क्या बोला है, अब जो टीचर है ना, वो बच्चों को क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। ठीक है, या जो फिक्स्ड ग्रुप है ना, उनके अंदर बांट नहीं सकता। क्यों,
क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग बताना है कि इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं बांट सकता। देखिए इट इज इनकन्वेनियंट फॉर टीचर्स, ठीक है भाई। आगे देखिए इट इज इनकन्वेनियंट फॉर स्कूल्स, ये भी चीज क्या है, कहीं ना कहीं सही है। नेक्स्ट है इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू compete among themselves अक्रॉस ग्रुप, ये चीज भी क्या है, कहीं ना कहीं सही है। आगे है द कंसेप्ट ऑफ IQ इज नॉट स्टेबल एंड इट आल्सो लीड्स टू लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये होगा आपका 100% राइट आंसर। क्यों, यहाँ पे बोला गया है जो IQ का कंसेप्ट है ना वो स्टेबल नहीं है, और ये किस तरफ लेके जाता है भाई, जिस बच्चे का IQ क्या होगा, अच्छा होगा, आप क्या करोगे, यार ये बच्चा तो पढ़ाई में होशियार है, ठीक है, बाकी बच्चे क्या हैं, बुद्धू हैं या वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, आप इस टाइप की चीजें यूज करोगे। तो ये किस साइड लेके जा रहा है, ये बच्चों को लेबलिंग की साइड लेके जा रहा है। कि आप क्या करने लग गए, आपने जो आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट जो आपने IQ लिया है ना उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को लेबल कर रहे हैं। अब भाई ये तो होशियार बच्चे हो गए और ये डाउन बच्चे हो गए या लो लेवल के बच्चे हो गए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए फिक्स्ड ग्रुप के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये लेबलिंग की तरफ लेके जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव ए वैरायटी ऑफ टीचिंग मोड्स या स्ट्रेटेजीज विद इन ए क्लासरूम बिकॉज, देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है ना उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए, मैं अभी कराऊंगा इन टॉपिक्स को। तो क्या दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। तो वहां पे उसने उन्होंने क्या बताया था, काफी टाइप की इंटेलिजेंस होती है, इन्होंने पहले 8 दी थी, फिर बाद में इन्होंने एक इंक्रीज और कर दी थी, तो 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था इन्होंने। अगर जो हमारा माइंड है ना, जो दिमाग है ना, उसके 9 हिस्से बताए थे इन्होंने, और जो अलग अलग तरह से अलग अलग वक्त पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, अब विद इन ए क्लासरूम इसका क्या यूज है। देखिए इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस, भाई मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा, सीधी सी बात है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए इट हेल्प्स इंप्रूव जनरल इंटेलिजेंस, नहीं भाई। इट हेल्प्स टू क्रिएट स्टार स्टूडेंट्स, नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। इट हेल्प्स इंप्रूव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, नहीं भाई, नॉर्मल सी बात है, वैरायटी है टीचिंग मोड्स के अंदर, तो हम क्यों लेके आ रहे हैं भाई, नॉर्मल सी बात है, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस है, बच्चे अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं, हर बच्चे का जो दिमाग है वो अलग है, हर बच्चे की इंटेलिजेंस क्या है, अलग है। तो इसलिए हम अलग अलग वैरायटी या टीचिंग मेथड्स का यूज करते हैं, क्यों, इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना उसकी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरह से सोचता है, अलग अलग क्लास में जो बच्चे हैं वो अलग अलग इंटेलिजेंस के हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। आगे देखिए द टू वर्ड utterance often used by a young children between 1.5 to 2.5 years of age are called, देखिए एक बच्चा है जो 1.5 से 2.5 साल के है, ठीक है, और वो क्या करता है, एक दो वर्ड है ना सिर्फ वही बोलता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे बच्चे ने बोला माँ पानी, माँ पानी, उसने 2 वर्ड बोले और 2 वर्ड में माँ समझ गई। अब बच्चा क्या मांग रहा है, पानी मांग रहा है, ठीक है। भाई कहाँ, भाई कहाँ, यानी कि बच्चा बोल रहा है कि भाई कहाँ पे गया, तो जो भी उसके आसपास है वो अंदाजा लगा लेगा भाई कहाँ, तो वो आगे के जो पीछे के वर्ड्स है ना वो हम खुद जोड़ लेते हैं कि ये पूछ रहा है भाई कहाँ पे गया, ठीक है, मौसी आजा। अब वो सिर्फ इतना ही बोलेगा मौसी आजा, अब हम ये आगे की और पीछे की चीजें है ना हम खुद ऐड कर लेते हैं इन चीजों के अंदर, ठीक है। अब बच्चा क्या कहना चाह रहा है, तो वो बच्चे ने क्या किया, वो 1 या 2 वर्ड ही बोल रहा है बच्चा, और इस चीज को पता है क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। अब ये टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है भाई, देखिए टेलीग्राफ का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। जो पहले के टाइम में तार भेजते थे ना, वहां पे ऐसा नहीं था कि भाई बहुत लंबी चौड़ी चीजें लिख दी, ठीक है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दो जो मेन पॉइंट होता था ना वही लिखा जाता था, ठीक है, तो उसको बोलते थे टेलीग्राफिक, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या यूज किया गया, टेलीग्राफिक स्पीच यूज किया गया, ठीक है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आगे देखिए men generally think with their heads and women with their heart, this statement reflect, देखिए हमने जो जेंडर टॉपिक पढ़ा था वहां पे मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। अब भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, जेंडर इक्विटी क्या होता है, या जेंडर इक्वेलिटी क्या होता है, हर चीज के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। तो वहां पे मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये होता है जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि हम अपने माइंड में है ना पहले से कुछ थॉट्स रखते हैं, ठीक है, जहां पे जैसे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी, जो आदमी होते हैं ना वो तो सोचते हैं दिमाग से, और जो लेडीज होती हैं वो किससे सोचती हैं, अपने दिल से सोचती हैं, ठीक है। तो यह क्या है,
पर ये चीज कोई 100% करेक्ट थोड़ी ना है, तो ये हमारे माइंड की खुद की सोच है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है भाई, हमने सामने वाले इंसान को ना देखा ना पहचाना और हमने अपने आप ही क्या बना दी, एक स्टेटमेंट बना दी। अब जो आदमी है वो तो सोचते हैं दिमाग से और लेडीज दिल से सोचती हैं, तो ये क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटेजी वुड यू नोट यूज इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम। फिर देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम का क्वेश्चन आ गया। अब भाई आप जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है ना, उसके अंदर आप किस असेसमेंट स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करोगे। ठीक है ना, देखिए, यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बाय टीचर, ये चीज सही है भाई। भाई चिंतनशील पत्रिकाओं की बात हो रही है, तो ये तो हमने बच्चों के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग को हमें लेके आना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को लेके आना है, ताकि बच्चा अच्छे से सोचे, चीजों को सोच समझ के करे, तो ये चीज तो सही है। सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, ये चीज भी सही है भाई, बच्चे खुद का असेसमेंट करें या जो उसके समकक्षी हैं वो उनको सिखाएं, उनके द्वारा उनका असेसमेंट किया जाए, ये चीज भी क्या है, सही है। आगे है रिलायंस ऑन नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट ओनली, भाई ये चीज क्या है, ये गलत हो गई। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है स्टैंडर्ड रेफरेंस असेसमेंट या नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, ठीक है, यानी कि जो फॉर्मल तरीके से किए जाते हैं, ये चीजें कभी भी नहीं होती हैं। जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है ना, वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल चीजों को मानती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर नंबर सी, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लीजिए, क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो क्या होता है भाई, पोर्टफोलियो जो होता है ना, वो एक फाइल होती है, एक फाइल की तरह होता है, फाइल डॉक्यूमेंट होता है एक, जिसके अंदर है ना बच्चे का फर्स्ट डे से लेकर और एंड तक जो भी वो एक्टिविटी करता है ना, उसकी हर एक चीज इस फाइल के अंदर लिखी जाती है, और जो बाद में है ना एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफर भी की जाती है। यानी कि आप थर्ड क्लास में और जैसे आप फोर्थ क्लास में होंगे ना, तो जो आपका टीचर है ना, वो आपकी जो पोर्टफोलियो फाइल है ना, वो नेक्स्ट क्लास के टीचर को दे देगा जो फोर्थ क्लास में आपको पढ़ाएगा। ठीक है ना, तो ये पोर्टफोलियो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, बाई इंक्लूजन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड मार्जिनाइज्ड ग्रुप विद इन द स्कूल करिकुलम ए टीचर कैन इंश्योर। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया था डिसएडवांटेज्ड क्या होते हैं, यानी कि वंचित, और मार्जिनाइज्ड जो ग्रुप होता है ना, इसका मतलब भी यही होता है, यानी कि जिनके पास कमी है चीजों की, सोर्सेज की, रिसोर्सेज की, जिनके पास क्या है, कमी है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं भाई भाषा और जो वंचित बच्चे हैं या जो मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप है ना, उनको एक साथ मिलाकर एक टीचर को करिकुलम के अंदर क्या कर सकता है, क्या हेल्प कर सकता है, वो क्या करना चाह रहा है। अब भाई जो विभिन्न समूहों की जो भाषा है या संस्कृति के लोग हैं ना, उनको मिला दिया एक साथ, तो टीचर यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ऑप्शंस देखिए, इक्वालिटी इन एजुकेशन, भाई इक्वालिटी तो है, समानता तो सबके बारे में सबको मिलती है पढ़ने की। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखिए, इक्विटी इन एजुकेशन। अब इक्विटी क्या होती है, इक्विटी का मतलब है सामंजस्य या साम्यता, यानी कि क्या कर रहा है टीचर, सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा है, काफी संस्कृति के डाइवर्सिटी है ना, उनको एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आगे देखिए, सिंपैथी फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप, सिंपैथी थोड़ी ना होती है, गलत हो गया। वोकेशनल एजुकेशन स्पेशली फॉर अंडर प्रिविलेज्ड, नहीं, स्पेशली किसी के लिए नहीं होती है, वो तो सबके लिए होगी। ठीक है ना, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आगे देखिए, ए चाइल्ड इन ए क्लासरूम फेसेस कंटिन्यूअल चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। देखिए आगे पढ़ोगे ही नहीं आप, मैंने नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से इन डिजीज को, ये जो डिसऑर्डर्स हैं, इनको डिस्कस किया है। ठीक है भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि बच्चा जो बेसिक प्लस माइनस है ना, उनको भी नहीं समझ पा रहा। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैंने चीजें क्या बताई थी आपको, डिसकैलकुलिया, मैंने याद करने का तरीका बताया था, कैलकू यानी कि कैलकुलेशन, यानी कि मैथमेटिक्स में करते हो ना आप कैलकुलेशन, तो आंसर क्या हो गया हमारा, डिसकैलकुलिया हो गया। भाई ओटिज्म, ओटिज्म के बारे में मैंने बताया था, अगर बच्चा है ना आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, वो एक प्रकार से साई होता है, शर्माता है, जो छोटी एज होती है ना, वहां पे हम डिफरेंस भी नहीं कर पाते अगर बच्चे को ओटिज्म है या बच्चा शर्मा रहा है, क्योंकि बच्चा जो शर्माता है ना, सेम टू सेम वो कि वो ही करेक्टरिस्टिक्स बच्चा शो करता है ओटिज्म के अंदर। ठीक है, मैंने डिस्ग्राफिया बताया था जो किससे रिलेटेड है, आपकी राइटिंग से रिलेटेड है, और मैंने डिसलेक्सिया बताया था जो आपकी किससे रिलेटेड है, रीडिंग से रिलेटेड है। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, यही चीजें रिवाइज होनी है, यही चीजें बार बार रिपीट होनी है, आराम से एग्जाम निकलेगा, आप प्रीवियस ईयर्स को बहुत ही अच्छे से करके जाइए। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द एजुकेशन
ऑफ ए स्टूडेंट विच विद हियरिंग इम्पेयरमेंट विद एंड इंक्लूसिव एजुकेशन या इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक बच्चा है जिसको क्या नहीं हो रहा, हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि बच्चा सुन नहीं सकता, तो आप उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाओगे, ठीक है, या कौन सी स्ट्रेटेजी इफेक्टिव होंगी, लेकिन यहां पे पूछा है विल नॉट बी, यानी कि कौन सी आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, 4 ऑप्शन है, 3 उस चीज को फॉलो करेंगी, एक उस चीज को फॉलो नहीं करेगी। अब देखिए आप, यूज ऑफ सबटाइटल्स वाइल स्क्रीनिंग वीडियोस या मूवीज, ठीक है। देखिए अगर बच्चा सुन नहीं सकता लेकिन देख तो सकता है ना, तो आप क्या कराओगे, जो वीडियो चल रही है, जो मूवीज चल रही है ना, उनके नीचे सबटाइटल दे दोगे। अब सबटाइटल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सबटाइटल का मतलब है जो इंसान वीडियो के अंदर बोल रहा है ना, वही चीज स्क्रीन के ऊपर नीचे लिखी हुई आ रही है। तो जो बच्चा सुन नहीं सकता उस चीज को पढ़ तो सकता है ना, तो ये चीज तो हमारी सही हो गई भाई, सबटाइटल दे दो आप, जो बच्चा सुन नहीं सकता वो पढ़कर देख लेगा मूवी को। आगे है यूज ऑफ एक्सप्रेसिव बॉडी मूवमेंट्स एंड गेस्चर्स इन टीचिंग, भाई ये चीज भी क्या है, सही है। जो बच्चा सुन नहीं सकता हम क्या करते हैं, बच्चे को लिप रीडिंग सिखाते हैं, या धीरे धीरे बोलते हैं ताकि बच्चा हमारा लिप रीडिंग कर सके। हमारी जो बॉडी के गेस्चर्स हैं, ठीक है, उन चीजों को बच्चा क्या कर रहे, समझ सके। हमारी जो बॉडी के मूवमेंट है, जिससे बच्चा आइडिया लगा सके कि भाई सर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज भी क्या है, अपने आप में सही है। आगे है सप्लीमेंटिंग ओरल कम्युनिकेशन विद टेक्सचुअल या विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए ये चीज भी क्या होगी आपकी, सही होगी। वो बोल रहा है ठीक है ओरल कम्युनिकेशन ठीक है, लेकिन किसके साथ, आपको टेक्स्ट के रूप में, यानी कि आपको लिखी हुई या विजुअल में मिलेगी आपको, यानी जिसको आप देख सकोगे, इस फॉर्म में आपको मिलेगी, तो ये चीज भी क्या होगी, सही होगी। आगे है रिलायंस ऑन वर्बलाइजेशन एज प्राइमरी मोड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। देखिए वर्बलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका ओरल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप बोल कर जो बताओगे ना, उसके ऊपर डिपेंड है कम्युनिकेशन, उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा बच्चा, तो ये चीज क्या है, ये तो गलत हो गई, ठीक है ना। क्योंकि भाई वर्बलाइजेशन के अंदर तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, बोलने से रिलेटेड हो गया ना, ठीक, और बच्चा सुन तो सकता ही नहीं है, तो ये चीज बच्चे कैसे काम आएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर डी। आगे देखिए, डीप सीटेड टीचर prejudices about disadvantaged group can often be revealed through an analysis of which of the following classroom process। देखिए यहां पे बताया गया कि जो एक टीचर है ना, वो क्या है, प्रीजुडिसेस अबाउट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, यानी वंचित जो समूह के बच्चे हैं ना, उनके बारे में अपनी एक सोच बना के रखता है, पहले से पूर्वाग्रह है, पहले से स्टीरियोटाइप है उसके माइंड के अंदर। तो वो निम्नलिखित में से किस ऑप्शन से वो चीज शो हो रही है, आपको वो चीज बतानी है, ठीक है। यानी कि कौन सी ऐसा ऑप्शन है जिससे आपको यह पता चल जाए अगर जो टीचर है ना वो क्या है, पहले से उसके माइंड में सोच बनी हुई है वंचित बच्चों के बारे में, यानी स्टीरियोटाइप की चीजें, ठीक है। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कास्ट एंड क्लास, ठीक है। आगे देखिए इनक्रेजमेंट ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड मोटिवेशन स्टाइल बाय द टीचर। देखिए ये चीज तो क्या है भाई, उसने पूछा है सोच बतानी है, मतलब हमें गलत ऑप्शन को बताना है, तो ये चीज तो सही है, पर टीचर क्या करेगा, मास्टरी ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ा कर लेकर जाना चाहिए बच्चे को। ये मैंने आपको बताया था 3 टाइप की होती है मास्टरी ओरिएंटेड वगैरह, ठीक है। आप देखिए थ्योरी में जाके, जहां पे जो मोटिवेशन हमारा जो टॉपिक है ना, वहां पे बताया था मैंने ये चीजें, ठीक है। आगे देखिए मेकिंग रीजनेबल अकोमोडेशंस फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज बाय टीचर, ये भी ठीक है भाई, कुछ बच्चे की हेल्प ही कर रहा है ना। आगे देखिए इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू एग्जामिन रेजिस्ट एंड चैलेंज द मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये भी क्या है, सही है, क्योंकि एनकरेज कर रहा है बच्चे को। अब देखिए सिटिंग अरेंजमेंट बनाई है टीचर ने, किस बेस पे, जेंडर के बेस पे, यानी कि लड़कियां आगे बैठेंगी लड़के पीछे बैठेंगे, या लड़के आगे बैठेंगे लड़कियां कैसे बैठेंगी, पीछे बैठेंगी, या कास्ट के आधार पर बना दी या क्लास के आधार पर बना दी, तो ये चीज क्या हो गई, ये चीज हो गई गलत। ये चीज दर्शा रही है अब जो टीचर है ना वो क्या है, डीप सीटेड है टीचर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देखिए क्रिएटिविटी इन ए क्लासरूम कैन बी इनक्रेज्ड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू, देखिए क्रिएटिविटी की बात आ गई, क्रिएटिविटी जहां पे होगी वहां पे डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात होगी, ठीक है, डिस्कवरी की बात होगी, इन सभी चीजों के बारे में बात होगी ना, जहां पे बच्चा एक्सप्लोर कर सके चीजों को, नई नई चीजों को सीख सके। देखिए ऑप्शंस, ज्वाइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शंस, ठीक है भाई, ये चीज क्या है, कहीं ना कहीं गलत है। इनक्रेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग, भाई ये मेरे को सही लग रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए लर्निंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, मैंने हमेशा बताया कन्वर्जेंट थिंकिंग तो होगी नहीं, जहां पे क्रिएटिविटी होगी ना वहां पे कन्वर्जेंट नहीं, वहां पे डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होगी, ठीक है।
डेवलपिंग गुड टेस्ट टेकिंग स्किल, ये भी क्या होगी, नहीं हो सकता भाई। सिर्फ और सिर्फ आप गुड टेस्ट देते रहें ये चीज थोड़ी ना डिसाइड करेगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, यानी आप इंकरेज करो बच्चे को ओरिजिनल डिस्कवरी के लिए या थिंकिंग के लिए, ठीक है, वही तो होगी क्रिएटिविटी। आगे देखिए, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आगे देखिए, cognitive engagement of children within a constructive classroom can be facilitated by, देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम क्या होता है, जहां पर बच्चे की सुनी जाए, बच्चे के अकॉर्डिंग चीजें हों, ठीक है ना, वो होती है आपकी कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। तो यहां पे बोल रहा है कि जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है ना, वो कैसे हेल्प करेगी बच्चे के कोग्निटिव इंगेजमेंट के अंदर। देखिए चिल्ड्रंस टॉक, भाई ठीक है, तो बच्चे आपस में जब बात करेंगे ना, आप इन ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज होंगे, तो आप नेग्लेक्ट करना सीखिए, वहां से आप चीजों को कर पाओगे, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं आपको ये बताता हूं, जैसे आप चिल्ड्रन टॉक, आप इसके अंदर श्योर नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है। इमोशंस ऑफ ए टीचर, भाई बच्चा है वो किससे कनेक्ट होगा, टीचर से कनेक्ट होगा, तब भी तो उसका कहीं ना कहीं कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, क्यों, बट बच्चा टीचर से कनेक्ट है अच्छे से, तो बच्चा क्या करेगा, टीचर से अच्छे से क्वेश्चंस पूछ पाएगा, वो झिझकेगा नहीं पूछने के अंदर, ठीक है, वो साई या शर्मिला महसूस नहीं करेगा, वो एकदम फ्रैंकली अपने टीचर से क्या कर पाएगा, चीजों के बारे में सीख पाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कोग्निटिव एंगेजमेंट के अंदर हेल्प हो रही है ना। आगे देखिए, पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग चिल्ड्रंस, भाई ये चीज भी सही है, जब टीचर या जो बच्चों के साथ आपस में उनके जो रिलेशनशिप अच्छे होंगे, तभी तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तभी तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज तो क्या हो गई, कहीं ना कहीं सही हो गई। फोर्थ है एक्सटर्नली इम्पोज्ड डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन की बात हो गई, ये चीज क्या हो गई आपस में अपने आप गलत हो गई, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1, 2 एंड 3। आप ना हमेशा जब भी क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो आप ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करें ना, उसके अकॉर्डिंग करना क्वेश्चंस को, ठीक है। आगे देखिए, द फेलियर ऑफ चिल्ड्रन इज ऑफन द फेलियर ऑफ स्कूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट। देखिए हम बोलते हैं ना बच्चा फेल हो गया, इसका मतलब ये है भाई स्कूल ही फेल हो गया, ठीक है ना, यानी कि स्कूल की गलती है अगर बच्चा फेल हुआ था। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट है जो इस चीज को सही साबित करती है, हमें वो बताना है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, स्कूल एग्जिस्ट सो दैट दे कैन अप्रोप्रिएटली डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग स्टूडेंट्स एबिलिटी, नहीं भाई, हमें डिस्क्रिमिनेशन की तरफ तो जाना ही नहीं है, मैंने आपको हमेशा बताया डिस्क्रिमिनेशन सेग्रीगेशन की तरफ तो जाना ही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आगे है चिल्ड्रन फेल बिकॉज स्कूल्स डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है और स्कूल इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है, इसलिए बच्चा फेल हो गया। तो देखिए इसको हम होल्ड पे रखते हैं, कहीं ना कहीं सही लग रहा है, ठीक है। आगे देखिए, चिल्ड्रन फेल बिकॉज दे डू नॉट कंप्लाई विद स्कूल्स रिक्वायरमेंट, ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई। यहाँ पे तो हमने बच्चे को ही ब्लेम कर दिया, अब बच्चा इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि बच्चा है ना जो स्कूल की रिक्वायरमेंट्स है, जो नीड्स है उनको फॉलो नहीं कर रहा, जो स्कूल के रूल्स है उनको फॉलो नहीं करता, इसलिए फेल हो रहा है, बच्चे को ब्लेम कर दिया। हम बच्चे को कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे, पूरी साइकोलॉजी के अंदर ये चीज आप याद रखना, ठीक है। आगे है चिल्ड्रन फेल बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ एबिलिटी एंड लेस आईक्यू, ये चीज भी क्या हो गई, बच्चे पर ब्लेम कर रहे हैं, अब बच्चे का आईक्यू ही कमजोर है, ये बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है ना, हम इस टाइप से बच्चे को ब्लेम कर रहे हैं, ये चीज भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था, इसमें बताया गया था कि जो स्कूल है ना वो हर बच्चे के बारे में नहीं सोच पाता, उसकी गति के अकॉर्डिंग चीजों को नहीं कर पाता, इसलिए बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, टू बी रिलीवेंट एंड मीनिंगफुल, एक कंसेप्ट नीड टू बी, यानी देखिए यहाँ पे बोला कि टू बी रिलीवेंट एंड मीनिंगफुल, अगर हम सही तरीके से और सार्थक तरीके से सोचे ना, जो कंसेप्ट होता है ना उसकी नीड क्या होती है, एक कंसेप्ट नीड्स टू बी, देखिए ऑप्शंस देखिए, टोट यूजिंग ए प्रॉपर डेफिनेशन, नहीं समझ में आ रहा, आगे देखिए, लिंक्ड विद द सोशल कंटेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ, आगे देखिए, रिप्रोड्यूस्ड करेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इन द चाइल्ड्स नोटबुक, आगे देखिए, मेमोराइज्ड वेल सो दैट ए स्टूडेंट कैन टेक पार्ट इन कंपटीशन। अब आप खुद बता दीजिए कंसेप्ट की नीड क्या होती है। देखिए टोट यूजिंग ए प्रॉपर डेफिनेशन, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर डेफिनेशन सीखना होती है, नहीं भाई गलत है। आगे देखिए, लिंक्ड विद द सोशल कंटेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ, यानी कि आप चीजों को क्या करिए, बच्चों के जो सामाजिक जीवन है ना, बच्चे की जो लाइफ है ना, उससे जोड़िए एग्जाम्पल्स को, जो भी चीज आप पढ़ा रहे हो ना, जो भी कंसेप्ट आप करवा रहे हो ना, बच्चा ज्यादा अच्छे से तब सीख पाएगा जब उस चीज को आप बच्चे की जो डेली रूटीन की लाइफ है ना उससे कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। भाई ये तो वैसे नहीं हो सकता, अब टेक्स्ट बुक को आप क्या करिए,
बच्चे की नोटबुक के अंदर ऐसी चीज लिख दीजिए, ये चीज तो गलत हो गई। मेमोराइज्ड वैसे ही गलत है भाई, याद थोड़ी ना करवाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर बी। आगे देखिए, द फियर ऑफ फेलियर नीड्स टू बी डिस्करेज्ड इन चिल्ड्रन विद इन ए क्लासरूम बिकॉज, देखिए जो है ना असफलता का डर, वो सबसे बड़ा डर है। यहाँ पे उस चीज के बारे में बात की गई है, द फियर ऑफ फेलियर। क्योंकि जब अगर आपके पास फेलियर का डर होगा ना, देखिए तो मैं तो ये मानता हूं अगर आप फेल नहीं होंगे ना तो आप सीखेंगे कैसे? ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है आपका जुनून। अगर आप उस चीज से कब तक फाइट कर सकते हैं, कब तक आप लगातार उस चीज को करते रह सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। अगर आप असफलता से डर जाएंगे ना, या लोगों की सोचने के बारे में, या लोगों की सोचने लग जाएंगे ना, तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो लाइफ में सक्सेस कर ही नहीं पाते हो। ठीक है ना? तो आपको कभी भी असफलता से नहीं डरना है, आपको उस चीज के अंदर इंक्लूड होना है। सिर्फ और सिर्फ अपना 100% दीजिए, और उसके बाद अगर कुछ होता है या नहीं होता है उस चीज को माइंड में रखिए ही मत। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, द फियर ऑफ फेलियर नीड्स टू बी डिस्करेज्ड इन चिल्ड्रंस विद इन ए क्लासरूम बिकॉज, यानी कक्षा के भीतर बच्चों में विफलता का जो डर है ना, उसको क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, यानी उसको नीचा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, चिल्ड्रन फियर्स कैन नॉट बी हैंडल्ड विद इन ए क्लासरूम बाय ए टीचर। भाई नहीं लगता मेरे को ये होगा, गलत है। आगे है, स्कूल कैन नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इमोशनल लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, ये चीज भी गलत है भाई, नेगेटिव स्टेटमेंट है ये तो। ठीक है, आगे देखिए, फेलियर एंड एरर्स आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग, ये चीज क्या है? सही है। ठीक है ना? यहां पे बोल रहा है कि जो बच्चे एरर करते हैं ना, फियर ऑफ फेलियर है ना, उसको क्या करना है? हतोत्साहित करना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों को? अब जो फेलियर और जो एरर्स है ना, वो नेचुरल पार्ट है लाइफ का, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अपने आप सक्सेस हो जाओगे, आप लगातार बस लगे रहिए उस चीज के अंदर, तो आप इस टाइप की बातें बोलोगे ना बच्चों से। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अब जो फेलियर जो एरर्स है वो नेचुरल पार्ट है लर्निंग के। ठीक है, और ये हर किसी के सामने आते हैं, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट रिवार्ड्स मे नॉट बी द बेस्ट मेथड ऑफ मोटिवेटिंग लर्निंग। देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया जो रिवार्ड्स और जो इंसेंटिव होते हैं ना, वो कभी भी अच्छे मोटिवेशन में यूज नहीं होते हैं। क्योंकि जब तक बच्चे को रिवार्ड या इंसेंटिव मिलेंगे ना, तब तक ही बच्चा मोटिवेटेड रहेगा, और जैसे ही वो मिलने बंद, बच्चे ने काम फिर बंद कर दिया करना। ठीक है ना? तो ये कभी भी अच्छे नहीं होते हैं रिवार्ड और इंसेंटिव वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये बेस्ट मेथड नहीं है। क्यों? दे डिक्रीज इंट्रेंसिक मोटिवेशन। भाई यहीं पे सही हो गया क्वेश्चन हमारा, क्योंकि ये क्या करते हैं? आपका जो आंतरिक मोटिवेशन है ना, उसको कमजोर करते हैं। तो ये चीज यहीं पे हमारी सही हुआ, आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। आगे देखिए, गुड प्रॉब्लम सोल्वर ऑफन हैव विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पे इसने बोला है जो गुड प्रॉब्लम सोल्वर होता है ना, वो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं रखता है? अब ऑप्शंस देखिए आप। क्रिएटिविटी, भाई क्रिएटिविटी हमने हमेशा पढ़ाई, ये चीज तो होती है, अच्छी होती है। ठीक है, लेक ऑफ रेस्पॉन्सिव सेट, इसके बारे में हम नहीं बता सकते, तो हम जिक्र ही नहीं करेंगे। आगे है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब भी मैंने बोला हमेशा क्या होगी? डाइवर्जेंट थिंकिंग भी अच्छी चीज होती है, लेकिन इसकी वजह से हम आंसर को चूज नहीं कर पा रहे, छोड़ दीजिए। आगे देखिए, बी में फंक्शनल फिक्स्डनेस, ये मैं आपको बता चुका हूं कल के लेक्चर के अंदर। अब फंक्शनल फिक्स्डनेस क्या होती है? यानी कि हम जिद्दी हो जाते हैं एक चीज को लेकर, अब इस चीज का यूज यही है और यही होगा, तो ये चीजें गलत होती है। तो यहाँ पे क्या हो गई? गलत हो गया ना, फंक्शनल फिक्स्डनेस के कारण। क्रिएटिविटी ठीक है, फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गया, तो इसकी वजह से भी गलत हो गया। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया ना। आप नेग्लेक्ट करना सीखिए ऑप्शंस को। ठीक है, आगे है लेक ऑफ रेस्पॉन्स सेट, कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी। भाई इसके बारे में हमें मालूम नहीं है, ये हमारा जो क्रिएटिविटी है ये हमें सही लग रही है भाई, ये तो होती है। फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग हमें पता है क्या होती है, तो इसकी वजह से क्या हो गया? ऑप्शन गलत हो गया। आगे है डाइवर्जेंट थिंकिंग, भाई सही है। फिक्स्डनेस, फंक्शनल फिक्स्डनेस, अब देखिए फिर आ गया फंक्शनल फिक्स्डनेस जो कि गलत होता है, तो इसकी वजह से गलत हो गया। इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हमें एक चीज का मतलब भी नहीं पता, तब भी हमने क्या किया? आंसर को निकाल लिया। आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए होगा। इसलिए मैं बोलता हूं आप नेग्लेक्ट का जो ऑप्शन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, टीचर बिलीव्स अबाउट सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफन इन्फ्लुएंस एंड द लर्निंग एंड मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? छात्रों की सफलता और जो विफलता के बारे में है ना, जो शिक्षक है ना, उसका विश्वास क्या है? अक्सर छात्रों के सीखने और प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे की जो सक्सेस है और बच्चे की जो फेलियर है ना,
वो उसको मोटिवेट भी करते हैं और मोटिवेशन को डाउन भी करते हैं, यानी कि उसकी लर्निंग को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में पूछा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। देखिए अब, टीचर एक्सपेक्टेंसी इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रंस लर्निंग सिग्निफिकेंटली, कहीं ना कहीं सही है। बट टीचर है ना, वो बच्चों से एक्सपेक्ट करता है, जिन्हें वो पढ़ाता है बच्चों से कनेक्ट है ना इमोशनली, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता है कि ये बच्चे क्या हो, पढ़ाई में अच्छे हों या लाइफ में कुछ अच्छा करें। तो टीचर की एक्सपेक्टेशन तो होती है। आगे देखिए, टीचर्स नीड टू कंट्रोल स्टूडेंट ऑटोनॉमी विद इन द क्लासरूम, गलत है भाई। टीचर ऐसा थोड़ी ना करेगा, बच्चे की जो ऑटोनॉमी है, जो उसकी स्वतंत्रता है, उसको थोड़ी ना कंट्रोल करेगा, ठीक है। टीचर शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स एंड कंप्लीट वेल, गलत है भाई। मैंने हमेशा आपको बताया कि अगर आपको कंपटीशन करना है ना तो खुद से करिए, कभी भी दूसरों से मत कीजिए। तो ये इसके वजह से एक स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। टीचर नीड्स टू ट्रेन सच स्टूडेंट्स इन ए स्ट्रेटेजी टू अवॉइड फेलियर एट एनी कॉस्ट, नहीं भाई। भाई जो हमने अभी बात की थी, जो फेलियर है, जो एरर है ना, वो तो एक लाइफ का हिस्सा है, वो सीखने का एक हिस्सा है। तो उसके हम ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि भाई किसी भी कॉस्ट पे आपको फेल नहीं होना, हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, वो तो लाइफ का एक हिस्सा है। आप गलतियां करोगे तभी तो आप सीखोगे ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर नंबर ए। आगे देखिए, टू बी एबल टू क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरमेंट विद इन द क्लासरूम इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर, देखिए क्लास के अंदर क्या करना है, आपको पॉजिटिव लर्निंग एनवायरमेंट बनाना है। तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, देखिए फॉलो द फिक्स्ड टाइम टेबल वेल, गलत है भाई। मैंने हमेशा बताया है आपको, जो हमारी एनईपी 2020 भी यही बोलती है, जो हमारा एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वो भी यही बोलता है, ठीक है, कि क्या करना है, हमें चीज़ों को फिक्स नहीं रखनी है, चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग, ताकि हम चीज़ों को चेंज कर पाए, ठीक है। गलत हो गया। आर एबल टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन यूजिंग रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, गलत हो गया। इन चीज़ों की बात हम करेंगे नहीं, ना रिवार्ड्स की बात करेंगे या अवार्ड्स की, या ना पनिशमेंट की, गलत हो गया। आगे है, आर एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रंस इमोशंस विद इन द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, ये चीज हमें कहीं ना कहीं क्या लग रही है, सही है। आगे देखिए, आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट, देखिए देखिए फिर डिस्क्रिमिनेट आ गया, आंसर क्या होगा हमारा, ये गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर नंबर सी। हम बच्चों को डिस्क्रिमिनेट थोड़ी ना करेंगे उसकी एबिलिटी के आधार पर, उनको ग्रुप के अंदर थोड़े ना बांटेंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर नंबर सी। आगे देखिए, शुड ए टीचर बी कंसिडर्ड एज अथॉरिटी फिगर विद इन द क्लासरूम हु कैन नॉट बी चैलेंज्ड, यहां पे इसने बोला है जो टीचर है ना, वो क्लास के अंदर क्या है, एक अथॉरिटी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर होना चाहिए, और जिसको आप क्या नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, यानी कि जिसको आप कुछ कह ही नहीं सकते। टीचर ने जो डिसीजन दे दिया ना, अथॉरिटी ने जो डिसीजन दे दिया, वो फाइनल है। तो इसके बारे में पूछा गया क्या ये चीज सही है, देखिए आप, यस इट हेल्प्स स्टूडेंट्स गेन द वैल्यू ऑफ ओबीडियंस एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, भाई गलत है ये चीज, ठीक है ना। बच्चा ऐसे थोड़ी ना किसी का रेस्पेक्ट करेगा, ऐसे थोड़ी ना आज्ञा मानेगा, गलत हो गई। यस ओनली सच ए टीचर कैन प्रोवाइड क्लियर गाइडेंस एंड प्रिसाइज कंसेप्चुअल क्लैरिटी टू स्टूडेंट्स, ये चीज भी क्या है, भाई मेरे को तो नहीं लग रही ये चीज क्या है, सही है। आगे देखिए, नो स्टूडेंट्स आर अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम सच टीचर्स विच रिजल्ट इन लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, ये सही होगा। क्यों सही होगा ये, भाई इसने बोला है अगर टीचर अथॉरिटी सब कुछ होगा ना, तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे डर जाएंगे, वो टीचर से अच्छे से क्वेश्चंस भी नहीं पूछ पाएंगे, और उनके कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होंगे। वो उनके माइंड में यही रहेगा, यार मैंने टीचर से क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन अगर टीचर को नहीं आया तो टीचर क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा, वो मेरे नंबर नहीं लगाएगा, मार्क्स नहीं लगाएगा, अच्छे मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि वही अथॉरिटी है, वही सब कुछ करेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आगे देखिए, शुड रॉन्ग आंसर ऑफ स्टूडेंट्स बी करेक्टेड बाय द टीचर ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन, यहां पे बोला है जो क्लास में डिस्कशन चल रहा है, इस डिस्कशन के ऊपर आप ध्यान देना अच्छे से। बट डिस्कशन चल रहा है क्लास के अंदर, तो अगर कोई बच्चा उस टाइम गलत आंसर दे रहा है तो टीचर को क्या उसको सही कर देना चाहिए। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। यस चिल्ड्रन एरर शुड बी इमीडिएटली रेक्टिफाइड, इमीडिएटली यानी कि तुरंत कर देना चाहिए, ये चीज गलत है। भाई बच्चे गलती करेंगे ना तो ही सीखेंगे, तो उन्हें गलती करने दीजिए, आप उसको कभी भी इमीडिएटली रेक्टिफाइड मत कीजिए, बाद में कीजिए, कीजिए आप लेकिन बाद में कीजिए, तुरंत मत कीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए, नो चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज्ड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट फियर ऑफ बीइंग इनकरेक्ट, ये सही होगा। भाई आप बच्चे को पहले एक्सप्लेन करने तो दीजिए, गलती तो आप उसकी बाद में निकालिए, पहले उसको गलती करने दीजिए ताकि वो सीखे, कम से कम सोचे तो सही, उसके माइंड में ये सेट हो गया कि यार अगर मैं
कुछ करूंगा और मुझसे गलती हो गई तो नॉर्मल सी बात है, टीचर इस चीज़ को अच्छा नहीं मानेगा या टीचर मुझे डांट लगाएगा। उसके माइंड में ये चीज़ सेट होगी तो वो गलती नहीं करेगा। आप उसको गलती करने दीजिए। अगर वो गलत कोई कॉन्सेप्ट उठा रहा है ना तो उसको उठाने दीजिए, कम से कम वो कर तो रहा है, कोशिश तो कर रहा है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। ठीक है ना। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चंस थे जो आपका 21 दिसंबर 2021 को 16 दिसंबर 2021 को जो आपका एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे ये आपके। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं हम। इन क्वेश्चंस को आपको 100% करके जाना है। आपको इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ अगर आप MCQ कर लेते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।